नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। देश के 4 धामों में से एक भगवान जगन्नाथ का धाम, और इस धाम में निकलने वाली रथ यात्रा दुनिया ने देखी। अब भक्त इस मंदिर के रत्न भंडार की चमक देखेंगे। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार खोल दिए गए हैं। वहां रखे सोने, चांदी और कीमती जेवरात बाहर निकाल लिए गए हैं और इन सभी को मंदिर परिसर में एक सुरक्षित जगह पर रखा गया है। अब इन सभी कीमती चीजों की गिनती होगी। करीब 4.5 दशक बाद जगन्नाथ के खजाने की गिनती हो रही है। खजाने की गिनती के दौरान पुरातत्व विभाग जगन्नाथ के रत्न भंडार की मरम्मत करवाएगा। यानी कि खजाना गिनने और रत्न भंडार की मरम्मत के दौरान कई दिलचस्प और चौंकाने वाली चीजें भी देखने और सुनने को मिल सकती हैं। ऐसे में भक्त यही पूछ रहे हैं कि जगन्नाथ के खजाने के और कितने राज हैं। तो आज इतिहासकार और पुरोहितों से हम जगन्नाथ के खजाने और मंदिर की परंपराओं के बारे में जानेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रभु जगन्नाथ की आज्ञा लेकर और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद जैसे ही 11 सदस्यीय टीम के सदस्य मंदिर के भीतर गए, श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई कि मंदिर के रत्न भंडार में आज क्या समाचार बाहर आएगा। आज का प्रक्रिया यही है कि जो सरकार की तरफ से मार्गदर्शिका जारी की गई है, तो आज का कार्य यही है कि जो भी हमारा भीतर रत्न भंडार में जो भी आभूषण है, जो भी वैल्यूबल्स है, उसको सरकार के द्वारा धार्य किए गए एसओपी के तहत जो अस्थायी रत्न भंडार है उसके अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। पुरी के लोगों की आस्था जितनी भगवान जगन्नाथ में है, उनके लिए उतना ही पवित्र उनका रत्न भंडार है। इसी वजह से रत्न भंडार में प्रवेश से पहले पूजा अर्चना हुई और भगवान से रत्न भंडार में जाने की अनुमति मांगी गई। जो इतिहास है वो बताता है कि 1978 में आखिरी बार जो इनर चेंबर है, भीतरी भंडार है, रत्न भंडार के 3 चेंबर हैं। बाहरी चेंबर में 2 चेंबर हैं और जो भीतरी भंडार है वो तीसरा चेंबर है। तो बाहरी जो 2 भंडार हैं वो तो खुलते रहते हैं। जो परंपराएं होती हैं, त्योहार होते हैं, उन पर जो साज और श्रृंगार होता है वो बाहरी भंडार में जो गहने हैं, आभूषण हैं, उनसे किया जाता है। अब कल ही जैसे सोना वेशा यानी सोने का श्रृंगार जो था वो किया गया। लगभग 200 किलो सोना कल पूरे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को पहनाया गया था, श्रृंगार किया गया था। तो ये बाहरी भंडार है। लेकिन जो भीतरी भंडार है वो 1978 में लगभग 46 साल पहले खोला गया था। उसके बाद से खोला नहीं गया था। पुरी सदियों से सनातन परंपरा की धुरी रहा है। ये मंदिर जितना दिव्य है, उससे जुड़ी परंपराएं उतनी ही समृद्ध हैं। यही वजह रही है कि रत्न भंडार में जाने से पहले शुभ मुहूर्त की गणना हुई और ठीक उसी शुभ मुहूर्त में 11 सदस्यों की टीम ने मंदिर में प्रवेश किया। पिछली बार 14 जुलाई को भी जब मंदिर में प्रवेश किया गया था तो मुहूर्त देख के ही प्रवेश किया गया था। उसकी वजह यह है कि ये बहुत पवित्र मंदिर माना जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्राचीन हिंदू मंदिरों में उत्कृष्ट मंदिर के तौर पर यहाँ इसकी गिनती होती है। ऐसे में यहाँ पर कोई भी काम शुभ मुहूर्त के बगैर नहीं होता है और खासतौर पर हिंदू मंदिरों में तो कोई भी काम शुभ मुहूर्त के बगैर नहीं होता। और ये जो रत्न भंडार है ये इस मंदिर के भीतर है, मंदिर की संपत्ति है। ऐसे में यहाँ पर घुसने के लिए शुभ मुहूर्त की जरूरत है, ये मानना है जो कमेटी है। और इसी वजह से 14 जुलाई को भी जब प्रवेश किया गया तो शुभ मुहूर्त निकालकर प्रवेश किया गया। सिर्फ यही नहीं, जो देवी देवता हैं उनकी पूजा भी की गई। जो लोकनाथ देवता हैं, इस मंदिर के दूसरी तरफ एक लोकनाथ मंदिर है और जो मान्यता है कि लोकनाथ इस मंदिर के भीतर जो रत्न भंडार है उसको उसकी रखवाली कर रहे हैं, उसके द्वारपाल हैं, रक्षक हैं। इस वजह से लोकनाथ मंदिर में इस टीम ने पूजा की, यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ की पूजा की, इसके अलावा लक्ष्मी की पूजा की। क्योंकि लक्ष्मी जो माना जाता है कि अगर किसी परिवार में संपत्ति का जो हिसाब किताब होता है या सोने चांदी का जो हिसाब किताब होता है पत्नी के हाथ में होता है, तो लक्ष्मी की भी पूजा की गई और शुभ मुहूर्त में प्रवेश किया गया। तो इस बार भी जब प्रवेश किया गया है तो शुभ मुहूर्त निकाला गया पंचांग की को देखकर और उसी के तहत काम किया जा रहा है। 12-15 तक शुभ मुहूर्त है, तो इस दौरान ही काम किया जाएगा, इसके बाद ये काम नहीं किया जाएगा।
भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार को लेकर हजारों किंवदंतियां हैं। मंदिर के खजाने को लेकर एक मान्यता ये भी है कि जगन्नाथ के इस दिव्य धाम में मौजूद रत्न भंडार की रक्षा स्वयं सर्प देवता करते हैं। कई सालों से ये कहानियां सुनने में आती रही हैं कि जो रत्न भंडार है वहां पर सांप मौजूद हैं। बहुत लोगों ने, जो मंदिर के पुजारी हैं, सेवायत हैं, उन्होंने ये दावा भी किया है कि उन्होंने जो हिसिंग, जो सांप के फुफकारने की आवाज होती है, वो सुनी है। तो इन सब कहानियों के बाद ही जब ये निर्णय लिया गया कि जो 46 साल बाद रत्न भंडार में घुसा जाएगा, तब हो सकता है कि उसमें सांप हो। इसी वजह से जो स्नेक एक्सपर्ट हैं उनकी टीम को रखा गया है और 14 जुलाई को भी वो टीम को रखा गया था। लेकिन 14 जुलाई को जब ताला तोड़ के भीतर प्रवेश किया गया तो कोई सांप नहीं मिला था। लेकिन आज भी एहतियातन उस टीम को साथ रखा गया है, क्योंकि ये संभावना हो सकती है, काफी पुराना है, 46 सालों से बंद पड़ा था, तो ऐसे में अगर सांप रहे तो कोई अजीब बात नहीं होगी। तो ऐसे में सुरक्षा के तहत एहतियातन इस टीम को रखा गया। मंदिर के रत्न भंडार को भले ही 46 साल बाद खोला गया हो, लेकिन यहाँ के पुजारियों के बीच मान्यता है कि मंदिर का बहुत बड़ा खजाना आज भी उस सुरंग में मौजूद है, जिसे आक्रमणकारियों से भगवान और मंदिर की संपत्ति को बचाने के लिए बनाया गया था। मुसलमान लोगों ने 12 बार इसका ऊपर में लूटने के लिए अत्याचार किया, लेकिन उस समय ने पंडित लोगों ने क्या किया ना, सुरंग, जिस सुरंग में भगवान का ब्रह्म को लेके पंडित लोग उसको छुपा के 18 बार बाहर में रख के उसको पूजा पाठ की। उसी सुरंग हमारा डाउट है, उसी सुरंग में कोई 2-4 भंडार है जिसमें कोई संसार का कोई मूल्यवान, जैसा कि कोई हीरा से भी और ज्यादा चीज इसमें है, जिसको आज तक सरकार ने तो ये नहीं देखा नहीं कि हम लोग को भी नहीं तो देखा नहीं। निकले हमारा जो बड़े बड़े थे दादा परदादा, इनसे हम सुने कि हम लोग ने इसी रास्ता में तो जगन्नाथ जी का जो ब्रह्म को छुपा के दूसरा जगह पर शिफ्ट करके पूजा पाठ किए। मुसलमान लोग जब शांत हो गए फिर हम लोग इसमें लाते थे। सालों साल की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार जगन्नाथ मंदिर के रहस्य लोक तक 11 सदस्यों की टीम पहुंच चुकी है, लेकिन भगवान के खजाने में क्या कुछ है, इसकी गणना को अभी लंबी प्रक्रिया से गुजरना है। आज जो काम होना है, जो भीतर में 12 बॉक्सेस हैं और एक अलमारी है जिसमें आभूषण और रत्न हैं, उनको बाहर यानी मंदिर के भीतर ही एक अस्थाई जो मेकशिफ्ट स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसमें रखा जाएगा। और पूरी तरह भीतर भंडार जब खाली हो जाएगा तो वहां पर रेस्टोरेशन का काम, मरम्मत का काम एएसआई के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा और अभी समय भी तय नहीं हुआ है कि एएसआई कब वो काम शुरू करेगा। तो ऐसे में फिलहाल आज का काम जो 3 घंटे का काम है वो शिफ्टिंग का काम है, और ये शिफ्टिंग के बाद जब एएसआई की ओर से मरम्मत का काम शुरू होगा, क्योंकि भीतर में जो दीवारें हैं वो काफी पुरानी हैं, पत्थर की दीवारें हैं, 12वीं शताब्दी का ये मंदिर है, मरम्मत की जरूरत है, तो इसमें 5-7-10 दिन लग सकते हैं और भी ज्यादा लग सकते हैं। उसके बाद फिर उन बक्सों को भीतर स्थानांतरित किया जाएगा और तब जाके जो इन्वेंटरी यानी सूचीबद्ध करने का कार्यक्रम है वो शुरू होगा, जिसके लिए जो पिछली बार लगभग 70-72 दिन लगे थे, इस बार चूंकि तकनीक एडवांस है तो थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन 1 महीना लग सकता है उसमें। उसके लिए रिजर्व बैंक की एक विशेषज्ञ टीम, जिसमें जो ज्वेलरी एक्सपर्ट हैं वो भी शामिल होंगे, वो आएंगे और उसको सूचीबद्ध करना शुरू किया जाएगा। तो इसमें अभी काफी वक्त लगेगा कि क्या हीरे जवाहरात मोती क्या हैं नहीं है, उसकी पूरी रिपोर्ट आने में अभी काफी वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो एसओपी है इसके तहत पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। अभी दूसरा चरण है, अभी और 2 चरण बाकी है, 4 चरणों में इस एसओपी को पूरा किया जाना है, जिसमें समय लगेगा। आस्था और विश्वास का महासमंदर पुरी की पावन धरती पर हर साल उमड़ता है। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर पुरी के लोगों के लिए केवल आस्था का केंद्र भर नहीं है, बल्कि उनकी परंपराओं और जीवन की धुरी है। ऐसे में जब मंदिर के रत्न भंडार के दरवाजे खुले हों, तो श्रद्धालुओं का भावुक होना भी लाजमी है। पुरी से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आज इसी रत्न भंडार का रहस्य और इसके इतिहास को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं, हिस्टोरियन हैं।
मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं, धर्माचार्य हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। स्वामी यतीन्द्र गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर है जूना अखाड़ा से, उनसे भी हम सुनेंगे कथाएं आखिर इससे जुड़ी क्या क्या है। लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले अनुपम मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं वहीं जहां पर खजाना खुल रहा है। आज सुबह से पूरी प्रक्रिया जारी है। अनुपम, सबसे पहले तो जरा अभी का एक अपडेट दे दीजिए, पूरी प्रक्रिया क्या है और कितना वक्त और लगेगा, कब तक इसकी पूरी गिनती चलेगी, एक बार डिटेल में पूरी समझा दीजिए। जी नवजोत, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रवेश द्वार जगन्नाथ धाम का जो मुख्य द्वार है, ये प्रवेश द्वार है और इसी के भीतर मंदिर परिसर के उत्तरी दिशा में जो रत्न भंडार है वो अवस्थित है। और रत्न भंडार को 46 साल बाद जब खोला गया था 14 जुलाई को, तो समय कम था, इस वजह से सिर्फ ताला तोड़कर अंदर घुसा गया था। लेकिन वहां पर जो सामान है, जो लगभग 12 बॉक्स हैं और एक अलमारी है, जैसा कि सूत्रों ने बताया था जो उस वक्त वहां मौजूद थे, उनको बाहर निकालने का काम नहीं हो पाया था। इसके बाद शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी देखी गई और आज 9:51 पर फिर 11 सदस्यीय टीम जो है वो अंदर पहुंची है। अभी तक भीतर का काम जारी है, भीतर से अभी कोई बाहर नहीं आया है और सभी को कौतूहल है। खासतौर पर सिर्फ उड़ीसा नहीं, भारत नहीं, पूरे देश विदेश से फोन आ रहे हैं कि क्या है रत्न भंडार में, किस तरह की चीजें हैं। तो ये कौतूहल जो है अभी शांत होने वाला नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी जो काम चल रहा है वो है जो बॉक्सेस हैं और जो अलमारी है उसको बाहर निकालकर एक मेकशिफ्ट स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। अब ये जो बॉक्सेस हैं ये लकड़ी के बक्से हैं, बहुत सदियों पुराने, और जो अलमारी है वो मेटल की बताई जा रही है, लेकिन वो भी काफी पुरानी है। तो ऐसे में बहुत सावधानी पूर्वक उन सभी को बाहर लाना होगा ताकि तोड़ फोड़ ना हो। उसके बाद उनको स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा और इसके बाद फिर जाके इनको वहां पर एएसआई की टीम भी साथ गई है, वो देखेगी किस तरह से मरम्मत करनी है। उसमें काफी समय लगेगा, 8-10 दिन 12 दिन लग सकते हैं। उसके बाद वापस इन बक्सों को या तो अगर ये उस लायक रहे कि इनमें रखा जा सके तो रखा जाएगा, वरना इनको बदला भी जाएगा। उसकी भी व्यवस्था की जा चुकी है जो टीम है उसके द्वारा। एक बड़े बड़े बक्से भी बनवाए गए हैं, तो फिर उनको वापस उस कमरे में भीतर भंडार में ले जाया जाएगा और जो गिनती होगी अंदर ही होगी, बाहर नहीं होगी, ऐसा कहा गया है टीम की ओर से, ये निर्णय लिया गया है। और तब जाके पता चल पाएगा। जी, एक तो इस पूरे प्रोसेस को अनुपम कितने दिन लगेंगे ये भी बताइए, और दूसरा जो 11 सदस्यीय टीम है उसमें कौन कौन है ये भी बता दीजिए। जी देखिए, ये जो 11 सदस्यीय टीम है ये कोर कमेटी है, जबकि जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है उसमें 20 लोग हैं। लेकिन अंदर घुसने की इजाजत सिर्फ कोर कमेटी को मिली है। कोर कमेटी में जो अध्यक्ष हैं, पूर्व जस्टिस हैं, जस्टिस विश्वनाथ रथ, उनकी अध्यक्षता में ये टीम अंदर गई है। उसके साथ ये जो मंदिर प्राधिकरण है उनके जो चीफ मुख्य अधिकारी हैं वो गए हैं, अरविंद पाढ़ी। इसके अलावा मंदिर के कुछ पुजारी हैं, सरकार की ओर से लोग हैं, एएसआई की टीम है, इसके अलावा जो राजा हुआ करते थे उनके प्रतिनिधि हैं। तो इस तरह से 11 लोगों की टीम है जो फिलहाल अंदर में जो रत्न भंडार, भीतर भंडार जो है, जो 46 साल बाद खोला गया है, उसमें जो चीजें रखी हैं उसको बाहर रखने का काम हो रहा है। लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। पिछली बार 1978 में 70 से 72 दिन लगे थे पूरी काउंटिंग में, जो इन्वेंटरी की प्रक्रिया हुई थी सूचीबद्ध करने की। लेकिन इस बार थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इस काम में अभी वक्त लगेगा क्योंकि ये काम अभी शुरू नहीं हुआ है। एएसआई जब तक रेस्टोरेशन नहीं कर देता है तब तक ये काम शुरू नहीं होगा। एएसआई की मरम्मत के बाद जाके फिर ये काम शुरू होगा। ठीक है, अनुपम रहिए हमारे साथ। अनुपम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कपिल जी आप ही से। खजाने के इतिहास के बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक बड़ी प्राचीन परंपरा ये रही हमारे यहाँ देश के अंदर कि जब भी किसी मंदिर का निर्माण किया जाता था तो उस समय हमारे जो राजा जो है, क्योंकि देखिए राज और धर्म जो है, राज धर्म की भी जब हम बात करते हैं तो राज धर्म की दृष्टि से उस मंदिर के रखरखाव के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए राजा जो है उस काल में कुछ गांव कर दिया करता था कि इतने गांव का जो लगान है या इन गांव के जो रहने वाले हैं वो इस मंदिर की पूरी देखभाल करेंगे। अब बनते ही जब उसके अंदर अपना लोगों ने चढ़ावा चढ़ाना शुरू किया अपनी अपनी आस्था के हिसाब से, तो उन चढ़ावों को रखते 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 एक खजाना भी, जिसे आप आज खजाना शब्द यूज कर लीजिए, वो बनने की बात हुई उसके अंदर।
उसी प्रकार से इनके मंदिरों के निर्माण में भी, जैसे आप यहाँ दिखा रहे हैं कि आज नीचे जो खजाने का कक्ष है वो अलग है, उसको जाने का रास्ता अलग है, ये चीजें बनाई गई उस काल के अंदर। सर, आपसे मैं इतिहास समझूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हम जरा दर्शकों को वो भी बता दें। नीट मामले से जुड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी इस पूरे मामले को लेकर। अब कोर्ट ने कहा है कि जो भी रिजल्ट है उसको ऑनलाइन डालें और फिर उसके बाद कोर्ट अपनी टिप्पणी करेगा। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश है। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरा रिजल्ट ऑनलाइन जारी किया जाए। मनीष चौरसिया मेरे से जुड़ चुका है। मनीष, क्या कहा है कोर्ट ने? आज का कोर्ट का रुख क्या है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए 4 घंटे से ज्यादा की ये सुनवाई हुई और कोर्ट में यही एस्टैब्लिश करना था पिटिशनर्स को कि जो लीक है वो उसका दायरा बहुत बड़ा था। इसको लेकर तमाम तरह की बहस हुई, लेकिन आखिर में बातें आते ये कमेंट भी आया जज की तरफ से कि जो लीक है उसका दायरा फिलहाल अभी हजारीबाग और पटना तक ही दिखाई पड़ रहा है। मतलब बात नीट की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तमाम सारे छात्र मेरे साथ में हैं जो लगातार इस हियरिंग को सुन रहे थे, उनसे हम बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आज जो हियरिंग हुई उसके बाद आपको क्या उम्मीद दिखाई पड़ रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमें लग रहा है कि मंडे को केस फाइनल हो जाएगा। जैसे ही सीजीआई सर को पता चला कि उनके पास पटना पुलिस की एफआईआर नहीं पहुंची है जिसमें बोला है कि 4 तारीख को पेपर लीक हुआ है, क्योंकि दूसरी सामने वाले जो लॉयर्स थे वो बोल रहे हैं कि 5 तारीख को सुबह में हुआ है, पर उस एफआईआर में लिखा है कि 4 तारीख को रात में हो गया। अब वो बच्चा खुद बोल रहा है कि उसके पास वो है पेपर, उसे रात में मिल गया, रटवाया गया, तो हम उस बच्चे को कैसे झूठ बोल दे जब वो खुद कन्फेस कर रहा है? और अगर उसे कन्फेस करना ही होता तो वो 5 तारीख का नाम बोलता, मतलब वो 4 तारीख का बोल रहा है तो वो 4 तारीख को ही मिला है। लीक की टाइमिंग पर सवाल कम है, सवाल इस पर ज्यादा है कि कहां तक लीक गया है, वो भी हजारीबाग और पटना से बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए, हजारीबाग और पटना से बाहर निकलता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि उसे दिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि अब हमें बोला जा रहा है कि आप डेटा लेके आइए। हम कहाँ से डेटा लेके आएंगे? और हम एनटीए को बोलेंगे कि आप हमें डेटा दीजिए तो वो देगी? वो तो जनरल सी बात है कि नहीं देगी। तो हम कहाँ से डेटा लेके आएंगे? या तो आप बोलिए कि आपको हम ऐसे टीम देते कि आप जो डेटा बोलोगे आप निकाल के देगी, तो अभी हम प्रूफ कर पाएंगे कि हमें एक टीम दे दी जाए जो इंडिपेंडेंट हो के सिर्फ हमारी बात सुने, कि जो हम उसे बोलेंगे वो टीम हमें कहीं से भी वो डेटा लाके दे, तभी ऐसा हो पाएगा कि हम सही डेटा दे रहे हैं। मनीष, एक बात और कि जैसे गुजरात जैसा मॉडल है जहाँ पे ओएमआर स्कैम हुआ, सॉल्वर गैंग बहुत ज्यादा है। सॉल्वर गैंग जरूरी तो आ रही है आपकी आवाज मुझे? मनीष तो नहीं कि एक स्टेट में हो, वो कई स्टेट में सॉल्वर गैंग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है मनीष, 2 जगह है जहां पर गड़बड़ियां पाई गई हैं, पहले तो बताइए वो क्या है, और दूसरी बात गोधरा का नाम, गोधरा का जिक्र आ रहा था बार बार, उस पर भी जानना चाहेंगे। तीसरी टिप्पणी, शनिवार दोपहर 12 बजे तक कोर्ट ने कहा है कि सारा रिजल्ट ऑनलाइन होना चाहिए। इसमें क्या वो रिजल्ट होगा जो सबसे पहले जारी किया गया था 4 जून को, या फिर जो ग्रेस मार्क्स हटा के रिजल्ट जारी किया गया था वो जारी होगा? इस पर क्लैरिटी कुछ दी है क्या कोर्ट ने? देखिए, अभी यही है कि आपको सभी तरह के रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन अपडेट करने होंगे। जो हम सेंटर्स की बात कर रहे हैं उसमें 3 सेंटर्स मेनली थे जहां पर लीक देखा गया था, एक हजारीबाग, पटना और गोधरा सेंटर का भी रेफरेंस दिया जा रहा था। हजारीबाग और पटना में पेपर लीक का मामला था, जबकि गोधरा सेंटर का मामला था कि वहां पर ओएमआर बच्चों को जो दी गई थी उनसे कहा गया था कि आपको जितना आए उतना भर दीजिए, जो नहीं आता है छोड़ दीजिए, टीचर्स भर देंगे। हालांकि वहां पर यह काम होने से पहले ही गोधरा में गिरफ्तारियां हो गई। तो शुरुआत में जो गड़बड़ी थी वो देखी जा रही थी कि क्या इस पूरे सिस्टम में दिक्कत है, सिस्टमेटिक तरीके से दिक्कत हुई है, मतलब क्या ये जो लीकेज का स्प्रेड है बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि पेपर रद्द कर दिया जाए। तो उस बीच में तमाम सारे फैक्ट्स रखे गए, कई सारी बातें ऐसे आई, कई सारे पॉइंट्स ऐसे आए जहां पर छात्रों को लगा कि शायद बात उनके पक्ष में जा रही है, लेकिन फिर फाइनल जो बात थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं जो लीक है वो बहुत बड़ा अभी तक जजेस को दिखाई नहीं पड़ा है। वो कह रहे हैं कि लीक हुआ है, लेकिन ये पटना और हजारीबाग तक सिमटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसे इस बात को आगे लेकर जाएंगे? पेपर कब लीक हुआ, टाइमिंग को लेकर सवाल था, टाइमिंग को लेकर सवाल चीफ जस्टिस ने भी किया, लेकिन फिर से बात वही आई कि ठीक है पेपर कभी भी लीक हुआ हो, लेकिन शायद वो हजारीबाग और पटना से बाहर नहीं गया। नहीं सर, आपको ये समझना पड़ेगा, अभी तक तो तुषार मेहता और एनटीए ये कह रही थी पेपर लीक ही नहीं हुआ। जब सीजीआई ने बोला, अभी भी कह रहे हैं कि ब्रीच हुआ है, लीक नहीं हुआ है। तुषार मेहता जी चाहे उसको अब आज से आप जो है लीक वर्ड को बदल के ब्रीच कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पेपर हजारीबाग में पंकज कुमार और राजकुमार जी ने ट्रंक से निकाला
और वो पेपर फिर जो है पटना भेजा गया। वहां पे रॉकी भैया ने एम्स पटना के लोगों को लेके वो पेपर सॉल्व किया और उसके बाद चिंटू नामक बच्चे को पीडीएफ फॉर्मेट इतनी बात एस्टेब्लिश हो गई है, इतनी बात वो भी मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पटना और हजारीबाग से बाहर का मामला नहीं है। अगर वाइड स्प्रेड नहीं होगा तो रीनीट नहीं दिया जाए। नहीं सर, एक बात आप समझिए, गोधरा में जिसने जो एग्जाम सेंटर को संभाल रहा था वो तुषार करके बंदा जो है उसने ये किया था कि हम ओएमआर शीटों को भर देंगे। अगर उसके पास पेपर और आंसर की नहीं है तो बताइए ओएमआर शीट कैसे भरी जाए। दलील ये दी है एनटीए ने कि वो अपनी नॉलेज के बेसिस पे कह रहा था। उसने कहा था कि ठीक है मैं केमिस्ट्री बायो इनके टीचर से बात कर लूंगा और मैं आपका पेपर सॉल्व कर दूंगा। सर देखिए एनटीए क्या कहती है, एनटीए पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, उसने चोरी नहीं की। पर माननीय सीजीआई साहब चंद्रचूड़ जी से माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हमारा भरोसा है और मंडे को एक ऐतिहासिक फैसला 24 लाख अभ्यर्थियों के लिए आएगा। भरोसा एक बात है। मनीष, क्या एनटीए को लेकर कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है? एनटीए को लेकर कोर्ट की कोई टिप्पणी? और जैसे जैसे जांच खुलेगी तो हमें पूरी आशा है कि सोमवार तक। देखिए एनटीए को लेकर कोर्ट ने पर्टिकुलरली कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि बहस चल रही थी तो बहस में बहुत सारी बातें जो एनटीए की तरफ से कहा गया कि जो है ये लीक नहीं है, इसको ब्रीच बार बार कह रहे थे। और ब्रीच कह रहे थे कि एक सेंटर पर पेपर खुलने से पहले कुछ लोग आए, उन्होंने पेपर का फोटो खींचा और वो लेकर चले गए। तो ये जो घटना कह रहे हैं वो महज 45 मिनट पहले की कह रहे हैं। इस पर सवाल जरूर किया चीफ जस्टिस ने कि अगर 45 मिनट पहले लीक हुआ है तो 45 मिनट में कोई कैसे पेपर देख लेगा, कोई कैसे उससे सॉल्व कर लेगा और कैसे उन बच्चों को रटवा भी देगा। मतलब वो ये नहीं मान रहे हैं कि 45 मिनट पहले लीक हुआ है। चीफ जस्टिस से कहते हैं कि इसमें लॉजिकल ये है कि पेपर 50 मिनट पहले नहीं बल्कि 1 से 2 दिन पहले लीक हुआ है। मतलब टाइम मिला है पेपर को सॉल्व करने का, टाइम मिला है स्टूडेंट्स को उसको रटवाने का। लेकिन फिर बात वही कि ये सारा प्रोसेस हजारीबाग और पटना से बाहर गया कि नहीं गया, बताइए। जी सर, बिल्कुल कि अभी जैसे जैसे मैं पहले कह रहा हूँ जैसे सीबीआई की जांच बढ़ेगी ना वैसे वैसे बहुत सारे लोग उठाए जाएंगे। जैसे आज पटना से उठाए ऐसे बहुत लोग उठने वाले हैं। क्योंकि जो अभी वो कह अनुराग जो जिसको पहले उठा लिया था पुलिस ने, वो कह रहा है कि मुझको पेपर एक दिन पहले मिल गया था। तो क्या संभावना नहीं है कि एक दिन पहले पेपर को लेके वो व्हाट्सएप से टेलीग्राम से by concealing the identity of the candidates so that the petitioners who are seeking re-examination can analyze the data and assist the court in a better fashion. और मनीष साथ ही साथ क्या सीबीआई ने जो अभी तक अपनी जांच की है, जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें कुछ निकल कर आया सामने? देखिए सीबीआई की जो रिपोर्ट थी वो एक बंद लिफाफे में थी, उसको अभी तक खोला नहीं गया है। बोलते कि इससे जो जांच है वो प्रभावित हो सकती है। हालांकि सीबीआई के वकील जरूर वहां पर मौजूद थे और वो बीच बीच में अपनी बात रख रहे थे। तो सीबीआई की जो रिपोर्ट है उसे फिलहाल ओपन पब्लिकली नहीं किया गया, उसे कोर्ट में ओपन कोर्ट में डिस्कस नहीं किया गया है। पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आज जिस तरह से जो भी हियरिंग्स हुई, मंडे को आपको लग रहा है कि आपके पक्ष में कुछ आने वाला है? देखिए जो चर्चा हुई है, बच्चों से मैंने पूछा कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, बच्चे देखते रहे बराबर, तो थोड़ी सी उम्मीद है कि सवाल अच्छे किए हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज ने भी, और जो वकीलों ने हमारे पक्ष से बच्चे थे जो हैं उन्होंने अच्छे सवाल किए हैं। लेकिन पता नहीं सवाल के उन एनटीए के सवालों को जवाब हमें क्यों देने पड़ रहे हैं। सवाल तो हमारा एनटीए से होना चाहिए कि ये क्यों ऐसा हुआ है। हमारे सवालों को जवाब एनटीए को देना चाहिए, बल्कि उल्टा हो रहा है, एनटीए सवाल हमसे कर रहा है। और एक सीमित दायरा बांध रखा इन्होंने तो जो है बिहार का और पटना का, हजारीबाग का। यहाँ का तो देखो हम लोग गाजियाबाद के हैं। गाजियाबाद में एक संस्कार स्कूल है, उसमें 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है। अभी तक कोई जांच में आपने कर पाए हैं कि 2 शिफ्टों में पेपर है? ये जो है दिल्ली के बिल्कुल करीब है गाजियाबाद, और संस्कार कॉलेज है, वहाँ 2 से 5 में हुआ है और 5 से 8 में हुआ है। वहाँ का जो पेपर है उसमें फोटो स्टेट दी गई है 2 से 5 से 8 वालों को। अब ये बताओ धांधली कहाँ नहीं हुई? तो आपकी पिटीशन है क्या अंदर कोर्ट में? नहीं है, मेरा बेटा है और हमारे पास में जो पेपर दे के आई है, मेरे हमारे करीबी है, बिल्कुल हमारे रिलेटिव में है, वो बच्ची पेपर दे के आई है उस कॉलेज में। जब खुलासा हुआ, जब हमने उससे पूछताछ करी, नया एंगल बता रही है। हालांकि ये एंगल अभी तक कोर्ट में डिस्कस नहीं हुआ है। तमाम सारी हम आम आदमी हैं, नहीं पहुंच पाए। 8-10 दिन पहले हमें इस बात का पता चला। हमने बहुत कोशिश करी, मगर एक आधा आम आदमी की पहुंच कहां तक हो सकती है? कोर्ट में बात तो वही होगी ना जो उनके सामने बात जाएगी। आपके तमाम मुद्दे हो सकते हैं। हाँ, चलिए, तमाम सारी बातें हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि बहुत सारी दलील रखी गई। जजेस ने बहुत डीपली ये बात समझने की कोशिश की कि पेपर लीक
किस लेवल पर हो सकता है। उन्होंने पूछा कि प्रिंटिंग कहाँ हुआ था, जहां पेपर प्रिंट हुआ वहां से पेपर सेंटर्स तक पहुंचता कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो बताया गया कि एक ट्रंक होता है जो कि डिजिटली लॉक होता है और उस ट्रंक में अगर कहीं भी कोई छेड़छाड़ होती है तो उसका जो उसकी लाइव जो रिकॉर्डिंग होती है वो होती है, और कहीं भी अगर आप उसको डिजिटली टेम्पर करते हैं तो एक नोटिफिकेशन जाता है कंट्रोल रूम में। हालांकि बात फिर वहां भी पहुंचती है कि जब ट्रंक हजारीबाग पहुंच गया तो वहां से जो पेपर सेंटर्स तक गया वो कई बार ई रिक्शा के ऊपर देखा गया है। तो इन सारी बातों पर डिस्कशन हुआ, लेकिन सारी बातों के डिस्कशन के बाद चलिए काफी हद तक बात इस पॉइंट पर पहुंची कि जो लीक था वो हजारीबाग और पटना से बाहर अभी फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। इस बीच कोर्ट का बड़ा फैसला कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन डाले जाए। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात चर्चा। आज हम कर रहे हैं जगन्नाथ के खजाने की, जिसको आज खोल दिया गया है। हालांकि वक्त लगेगा, जैसे कि अनुपम मेरे सहयोगी हमें लगातार जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस खजाने के इतिहास को लेकर भी हम कपिल जी से बात कर रहे थे, लेकिन कपिल जी बात पूरी नहीं हुई। वापस से मैं चाहूंगी कि एक बार अपनी बात शुरू कीजिए। जब हम जगन्नाथपुरी की बात करते हैं, आज वापस से ताले खोले गए हैं और उस खजाने को गिना जाएगा, फिर एएसआई पूरी मरम्मत करेगी, जिसको कहा जा रहा है कि 70 से 80 दिन का वक्त लगेगा। लेकिन इस खजाने के इतिहास के बारे में चाहूंगी कि थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैंने आपको जो बताया ना, तो 11वीं शताब्दी के अंदर एक राजा के द्वारा ही बनवाया गया ये पूरा, और निस्संदेह वहां पे जब राजा ने उसको बनवाया है तो उसके रख रखाव, उसकी देख के लिए पुजारियों को जो भी दिया जाता है उन सारे उसके लिए, या तो कुछ गांव उसके साथ किए गए होंगे उस समय। और मैं समझता हूँ इस तरीके के, क्योंकि वहाँ पे इस मंदिर के अंदर बहुत सारे वो मौजूद हैं जिन्हें हम वो ये कहते हैं ताड़ के पत्तों पे लिखे हुए जो लेख होते हैं, उस तरीके की बहुत सारी पांडुलिपियाँ वहाँ पे मौजूद हैं। अफसोस ये है कि इनमें से कई पांडुलिपियों को आज तक पढ़ा भी नहीं गया है, डिसाइफर भी नहीं किया गया है कि इनके अंदर क्या है। तो ये एग्जैक्ट इतिहास वहां से निकल करके आता है। और उसके बाद धीरे धीरे केवल देखिए जो जिसे कहेंगे भक्त हैं या श्रद्धालु हैं, वही वहां पे जाके चढ़ावा नहीं चढ़ाते, बल्कि जो राजघराने हैं आसपास के वो भी आकर के चढ़ाते हैं, और उस तरीके से वो बिल्डअप होता है। अब देश में जैसे किसी और मंदिर का बहुत आपने देखा होगा, पद्मनाभम मंदिर के ऊपर भी, पद्मा स्वामी मंदिर पे भी वो चीज चल रही है। आज भी अगर आप देखें तो गणपति बप्पा मौर्य का जो मंदिर है सिद्धि विनायक, या पहले आप कह लें अगर सोमनाथ को आप लीजिए, या और कई हमारे प्राचीन मंदिर इस तरीके के हैं जिनके ऊपर, सोमनाथ पे तो आपको मालूम है कितनी बार एक के बाद आक्रमण हुए उसको लूटने के लिए। तो इसलिए ये चीज रखी गई। और इसके अंतर्गत जो है मैं समझता हूं कि अब जैसे 78 की बात है और आज अब समझिए कितने साल हो गए हैं, 46 साल होने जा रहे हैं। तो अब जो इसका दोबारा वो होगा तो इसमें शायद मात्रा काफी इंक्रीज हो चुकी होगी, बड़ी होकर के निकल करके आएगी। और मैं आपसे एक चीज और कहूंगा, यहाँ पे 76 वाली गणना भी आपको बता देते हैं। 78 वाली जो 1978 में जब खजाना खोला गया था, तब 46 साल पहले 747 तरह के सोने और चांदी के आभूषण थे, 12,883 तोला सोना, 22,153 तोला चांदी, और इसके अलावा और कई बेशकीमती जेवरात थे। यहीं पे मैं अब एक सवाल करना चाहता हूं जिसका आचार्य जी ज्यादा अच्छा जवाब देंगे, मैं काबिल नहीं हूं उसका, कि क्या हमारे शास्त्रों में कोई ऐसे विधान है कि जो इस तरीके का चढ़ावा आता है जिससे खजाना बनता है, उसका प्रयोग किस तरीके से किया जाना चाहिए, किस उसमें उसको मैं समझ सकता हूं कि पुजारियों को उनका वेतन देने के लिए, उनका रख रखाव देने के लिए, या जैसे भंडारा वगैरह होता है वहां पे प्रसाद होता है, इस सब में तो खर्चा होता ही है। लेकिन जिस तरीके से जब ये और आता है तो क्या इसमें ये नहीं है कि सनातनियों के रक्षा के लिए, सनातनियों के आगे विकास के लिए, सनातन धर्म के आगे प्रचार के लिए इसको किस तरीके से व्यय किया जाए? वही सवाल है राज जी कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, उसका जवाब आप दें। लेकिन उससे पहले एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज हमने देखा कि जब रत्न भंडार खुल रहे थे, बाकायदा पूजा अर्चना की गई, शुभ मुहूर्त भी उसका निकाला गया, इसके पीछे की क्या परंपरा है? देखिए, सबसे पहले हमारे शास्त्र में तो ये स्पष्ट वर्णन ही है कि किसी भी कार्य को अगर आप करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक शुभ समय देखने का एक बहुत जरूरी है कि आप एक शुभ मुहूर्त के अंतर्गत कोई भी कार्य हमारे यहाँ किया गया है
तो उसके लिए शुभ समय का निर्धारण किया गया है। और ये तो वास्तविकता में परमात्मा का खजाना है और जिसकी सुरक्षा स्वयं भगवान शंकर करते हैं, शास्त्रोक्त ऐसी मान्यता है। तो अगर भगवान के खजाने को हम हाथ लगाने जा रहे हैं, जो संपत्ति परमात्मा की है, जैसा शास्त्र में कहा सुंदरकांड के अंतर्गत एक चौपाई आती है, जो संपत्ति शिवराम ने दीन दिए दसमात सोई संपदा विभीषण नहीं सब कुछ दीन रघुनाथ। तो जब परमात्मा के संपत्ति की बात आ रही, उनके खजाने को खोलने की बात आ रही है, तो क्योंकि ग्रहों के रूप में भी भगवान विष्णु को ही स्वयं माना जाता है, तो उन्हीं से आशीर्वाद लेकर के, उन्हीं से प्रार्थना करके कि प्रभु आपके खजाने को हम खोल करके देखना चाहते हैं, समाज के कल्याणार्थ उसको हम प्रयोग करना चाहते हैं, तो यदि आपकी कृपा हो, आपकी इजाजत हो, तो ही उसको प्रयोग किया जाए। आप सब लोगों ने उस कथाओं को श्रवण किया है कि उसके अंदर सर्पों की आवाज आती है, अभी भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उसके अंदर के स्पेशली सर्पों की आवाज आती है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव स्वयं उसकी सुरक्षा करते हैं। इवन ऐसा भी देखा गया कि जब वो खजाना खोला गया तो एक माननीय जो पुलिस के कोई सदस्य थे वो बेहोश तक हो गए वहां पर। ऐसी परिस्थितियां देखने को मिली। तो भगवान की चीज है, भगवान की चीज को शुभ मुहूर्त के अंतर्गत पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करके ही उसको खोलने का विधान था और उसी विधान का पूरी तरह से पालन किया गया। अब बात आती है, जैसा कि प्रोफेसर साहब भी प्रश्न कर रहे थे कि क्या कोई ऐसा नहीं, ये एक आम जन की जिज्ञासा भी है, क्योंकि जब से हम ये खबर सुन रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार खुलने वाला है, एक जिज्ञासा लोगों के मन में ये है कि उस रत्न भंडार में क्या होगा, किस तरह के हीरे जेवरात वहां पर होंगे, इसके अलावा कितना सोना कितनी चांदी वहां पर होगी। लेकिन एक जिज्ञासा सबके मन में ये भी है कि इस खजाने का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए, जो नवजोत जी एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर परंपरा है। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं हो, शायद रामधारी सिंह दिनकर साहब की एक कविता थी कि वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और अगर ये परंपरा कहीं, मनुष्यता वही है जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचे, और अगर इस परंपरा को कहीं देखा जाए तो सनातन धर्म से बेहतर किसी ने इस परंपरा को अपनाया नहीं है। पहले का एक नियम था कि जो भी आप कमाते हैं उस कमाई का 10% आपको पब्लिक के बेहतर के लिए देना है, और वो पब्लिक का बेहतर धार्मिक स्थान के अंतर्गत दिया जाए। तो उससे एक तो धर्म की वृद्धि होगी, धर्मो रक्षति रक्षता, जिससे कि आपका मंदिर बढ़ेगा, धर्म की जो संस्था है वो बढ़ेगी। अब वो धर्म की संस्था क्या विचार करती थी? सनातन धर्म का नियम है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी के सुख के लिए। तो इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे मंदिरों के अंतर्गत हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है, जहां चैरिटी पर 5 रुपए 10 रुपए की पर्ची कटती है, या कहीं कहीं पर फ्री है, और आप जाकर के वहां अपना इलाज करा सकते हैं। बहुत सारे आप मंदिरों के अंदर, धार्मिक स्थलों के अंतर्गत देखेंगे जहां पर एजुकेशन की व्यवस्था है, जहां बच्चे आकर के अपना एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और फीस की व्यवस्था बहुत कम है, तो इस धन को वहां प्रयोग किया जाता है। आप अधिकतम जगह पर देखेंगे, मैं इसीलिए अपने धर्म को सबसे बेहतरीन मानता हूं और मैं कहता हूं सनातन धर्म बेहतरीन है। आप किसी भी त्योहार पर सनातन धर्म के देख लीजिए, आपको जगह जगह भंडारा होते हुए दिखाई देगा। कभी शरबत बांटा जाएगा, भंडारा बांटा जाएगा, वो चीजें होंगी। अन्य धर्मों में आपको ये देखने को मिला। जी प्रोफेसर साहब बताइए। तो देखिए, मैं आपने जितने सिद्धांत बताए अति उत्तम सिद्धांत हैं और सबसे पहले विश्व को भारत ने दिए जी। मैं यहां से शुरू करूंगा, लेकिन कालांतर के अंदर सर कैमरा कालांतर के अंदर इन सिद्धांतों को तोड़ा गया। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। अगर ये सिद्धांत हम पूरी तरीके से पालन कर रहे होते तो आज सनातनियों को रिश्वत दे करके धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता। देखिए दादा, मैं इसलिए मैं पूरे परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं क्योंकि मैं चिंतित हूं कि सनातन के ऊपर आज भी जो हमले हो रहे हैं और आज जिस तरीके से सनातन को टारगेट किया जा रहा है, तो ये खजाने, मेरा मानना है कि ये खजाने केवल खजाने रखने से ही नहीं, लेकिन हर मंदिर के ट्रस्ट को इसमें कुछ नियम बनाने चाहिए कि सनातन की रक्षा के लिए, सनातन को बचाने के लिए, सनातन के प्रचार के लिए, कि सनातनियों का धर्म परिवर्तन ना किया जाए। ये इन खजानों का प्रयोग किस तरीके से सनातन की रक्षा के लिए हम धर्म परिवर्तन वाली बात थोड़ी सी हम अपने टॉपिक से इतर बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सनातन के खजाने से रिलेटेड पार्ट उसको हम साइमल्टेनियसली इसका जिक्र कर सकते हैं। आपके अपने विचार हैं, आपने यहाँ पर रखे, उसमें गलत भी कोई बात नहीं। राजी एक मिनट, लेकिन कपिल जी, क्योंकि खजाने के बहुत सारे राज हैं और खजाने को लेकर क्योंकि खुल रहा है, वही बात जो मैंने अभी राज जी से की थी कि जिज्ञासा लोगों में बहुत है, इतिहास में और कितने राज इसके मिलते हैं? देखिए, इसके राज इस तरीके से कहीं एक जगह व्याख्यात तो नहीं है, लेकिन जो जिसे हम पॉपुलर कल्चर लोकोक्तियां कहते हैं या प्रचार है, उस तरीके से कई चीजें, जैसे अब आपने अभी बताया, इन्होंने बताया
कि स्वयं शंकर जी उसकी रक्षा करते हैं, या तकरीबन केवल जगन्नाथ जी मंदिर में ही नहीं, हर खजाने के अंतर्गत हमारे उसमें यह है कि हर खजाने की रक्षा नाग करते हैं। चाहे किसी भी खजाने की आप मंदिर की बात कर लीजिए, नाग करते हैं। तो इनसे लेकर के फिर कई चीजें प्रचलित होती है जिनको ऐतिहासिक दृष्टि से हम मापदंड नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय परंपरा के अंदर एक बहुत बड़ी चीज ये रही है कि मौखिक इतिहास जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया गया। तो ये इस प्रकार की जितनी ये चीजें आ रही हैं उसमें एक बहुत बड़ी बात वो भी आती है कि खजाना जो है जहां पर रखा है उसके अंदर बहुत सारी सुरंगें भी हैं, ये भी एक बात आती है। देखिए बाहर कही जाती है, लेकिन एक तो निश्चित है कि एक सुरंग तो है ही, बताया गया कि टेम्पल के अंदर से अंदर जाने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं समझूंगा कि खजाने के अंदर नीचे और सुरंगें बनाई जाएंगी, क्योंकि खजाने को सुरक्षित करने को सुरंग बनाई जाती है, लेकिन अगर उसमें 4 सुरंगें और बना दी गई तो उसके 4 रास्ते और खुल जाते हैं। या फिर मतलब ये तो फिर आर्कियोलॉजिकल एक पूरी मतलब एक्सकेवेशन की बात हो जाएगी कि साइंटिफिक और मेरे ख्याल से देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे जब इसकी मरम्मत करेगा तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसके पूरा जो स्थापत्य कला है इसकी, उसको उसने समझा भी होगा। मेरे को लगता है इसकी शायद वो सेंसर वो भी करवाए, सैटेलाइट सेंसरिंग भी करवाए, इसकी उन्हें करवानी भी चाहिए कि मंदिर के नीचे और किस तरीके से, क्योंकि देखिए इस मंदिर पे कई बार आक्रमण भी हुए, इसको नष्ट करने की भी कोशिश की गई 17 बार, ये ना। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी सैटेलाइट सेंसरिंग भी होनी चाहिए और लेकर मेटेलिक कोड लेकर के भी इन्हें चलना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये ऊपर 2 कमरे खजाने के हैं तो इनके नीचे कुछ और भी खजाने का रहस्य हो सकता है। तो एक पूरे साइंटिफिक तरीके से इसको, लेकिन होनी ये चाहिए जो ट्रस्ट है इसका खजाने का, उनके उसके ठीक है। नहीं वही ना अनुपम, हमारे जो सहयोगी वहां पर मौजूद है वो यही बता रहे थे कि ये जो 11 सदस्यीय टीम बनाई गई है इनमें कौन कौन लोग हैं। इनमें वहां के राजा हैं, उनके सदस्य भी हैं, इसमें स्थानीय प्रशासन के लोग भी हैं, इसमें ट्रस्ट के लोग भी हैं जो कि वहां पर मौजूद है, इसमें ASI के लोग भी हैं। राज जी, वही बात जो अभी कपिल जी भी कह रहे थे कि बार बार मंदिर पर आक्रमण हुए और मंदिर को एक खजाने को, और इसके देखिए आक्रमण, हम जिक्र भी यही कर रहे थे कि आक्रमण केवल खजाने के लिए नहीं होता, आपकी संस्कृति को भी नष्ट किया जाता है। तो उसी को बचाने के लिए किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए जाते थे? देखिए इस टाइम पर तो ठीक है, इस टाइम पर क्योंकि सरकार इन्वॉल्व है, इस टाइम आप काफी कुछ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में 17 बार इस प्रकार का आक्रमण किया गया, जबकि भगवान को नष्ट करने का प्रयास किया गया, खजाने को लूटने का प्रयास किया गया। लास्ट आक्रमण जो हुआ वो 1699 में हुआ था, वो 17वां आक्रमण था वाकई में, और इस प्रकार से आक्रमण करके इवन भगवान के मुकुट इत्यादि तक चोरी हुए, वहां से भगवान की मूर्तियों को हैदराबाद तक लेकर के जाना पड़ा। इस प्रकार की परिस्थितियां रही हैं। लेकिन पहले के जो राजा थे, जो मंदिर का, इस मंदिर का जो निर्माण कराया था, राजा इंद्रदुम्न के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, जहां पर ये जो आप देख रहे हैं पूरी मंदिर, ये वास्तविकता में भगवान का हृदय माना जाता है, भगवान कृष्ण का हृदय है। और जब 12 वर्ष में मूर्तियों का परिवर्तन यहां पर होता है, जिस दिन आप सब लोग देखते हैं कि पूरी जगन्नाथपुरी का पूरा अगर देखा जाए, उड़ीसा की लाइट एक समय के लिए बंद कर दी जाती है, और इवन जो पुजारी उस मंदिर के अंदर जो उनका हृदय है उसका जो परिवर्तन कहा जाता है, जो करते हैं दूसरे मूर्ति के अंतर्गत, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। तो ये इस प्रकार की परिस्थितियों के साथ जो पहले के राजा थे, जो पहले का, मैं अभी जब हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी संस्कृति को लूटा है, अगर वास्तविकता में हमारी कला, हमारी संस्कृति को देखा जाए, हमारे पुरातन मंदिरों को साउथ इंडिया में जाकर के देखा जाए, तो आज की वास्तुकला, आज की कारीगरी से कहीं बेहतर आप उसको प्राप्त करेंगे। इतनी टेक्नोलॉजी में हम आगे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर व्यवस्थाएं पहले की। इसी मंदिर के अगर हम रहस्य की बात करें तो आप गेट के एक पैर बाहर निकाल दीजिए और वहां आपको लहरों की आवाज आती है, आप एक पैर अंदर कर लीजिए, आपको लहरों की आवाज नहीं आती है। सोचिए क्या ये वास्तुकला, क्या ये परिस्थिति आज अभी तक हम कर पाए हैं, ये पॉसिबिलिटी शायद बहुत कम हो पाई है। तो इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं रही हैं। तो मंदिर में वो खजाना सुरक्षित रहे, उसके लिए राजाओं ने क्या किया कि अलग अलग प्रकार के जो कमरे, जो तहखाना इत्यादि वो बनाया, और अपने आप नहीं बनाया गया। आप अगर इस मूर्ति की बात करेंगे तो विश्वकर्मा ने स्वयं, भगवान कृष्ण ने राजा इंद्रदुम्न के स्वप्न में आकर के स्वयं कहा कि आप इस प्रकार कीजिए, ये जो मूर्तिकार हैं
पहले उनको स्वप्न आया कि एक लकड़ी है जिसको आप लेकर के आइए, जो द्वारका से बहती हुई आ रही है, उस लकड़ी को लेकर के आते हैं और वहां पर उस मूर्ति कोई नहीं बना पाता है। फिर स्वयं विश्वकर्मा आते हैं वृद्धावस्था में और वो कहते हैं मैं बनाऊंगा, 21 दिन से पहले अगर दरवाजा खोला गया तो अधूरी रह जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में वही होता है, 21 दिन से पहले वो दरवाजा खोल दिया जाता है और आज भी देखेंगे तो उनके हाथ इत्यादि जो भगवान के हैं वो पूरे नहीं बने हुए हैं। तो उसी प्रकार भगवान के द्वारा ही स्वप्नवत राजा को यह दर्शन दिया गया कि इस प्रकार की व्यवस्था पूरी आपको तैयार करनी है, इस प्रकार ये मंदिर बनना चाहिए, इस प्रकार ये चीजें तैयार करनी चाहिए। और वो राजा ने उसको बनाया तो वो बहुत बेहद सुरक्षित था। इसी कारण से आप सोचिए 17 बार आक्रमण साधारण नहीं है। मुगलों ने जिस प्रकार सोमनाथ के आक्रमण को तो अभी शायद प्रोफेसर साहब ने डिस्कस किया, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इस आक्रमण को तो शायद कोई जानता भी नहीं, ध्यान भी नहीं रखा किसी ने। लेकिन 17 बार आक्रमण करने के बाद भी इस मंदिर को पूरी क्षति नहीं पहुंचा पाए जो वास्तविकता में वो पहुंचाना चाहते थे। तो ये बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है और उसकी एक सुरक्षित रखने का तरीका था, क्योंकि पहले के राजा लोग अपना दशांश ले जाकर के दिया करते थे और वहां के आसपास के राजाओं ने उसको दिया, वो एकत्रित होते होते आज अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत पहुंच गया। जब हम बात कपिल जी जगन्नाथ मंदिर के खजाने की कर रहे हैं, जैसे आज उसको खोला गया है, उसकी गिनती होगी एएसआई की तरफ से, जो वहां पर तहखाने या फिर कहें कि जहां पर खजाना रखा गया है उन कमरों की मरम्मत होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ये कहा जाता है कि अमीर मंदिर जिनको हम कहते हैं, अमीर भगवानों के बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर जो भक्त हैं वो दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ाते हैं। क्या वहां पर भी गिनती की प्रक्रिया या खजाने को लेकर जो प्रक्रिया होती है वो एक जैसी रहती है? नहीं, देखिए फर्क है। जैसे तमिलनाडु के अंदर जितनी भी आप डोनेशन वगैरह डालते हैं तो सरकार ले जाती है। मैं पीछे गया था मंदिर में और मुझसे उन्होंने कहा टिकट लेनी होगी आपको लाइन में जाने के लिए कि 100 रुपए की और ये वो सब। तो मैंने कहा मुझे ये बताइए पैसा जाता कहाँ है? तो मुझको बताया गया कि वो टिकट का पैसा सरकार के पास जाता है। तो मैंने कहा मैं अपने धर्म का व्यक्ति होकर के, अपने सनातन धर्म के, अपने अगर मुझे भगवान को देखना है, मूर्ति को देखना है, तो मैं तो सरकार को पैसे दे करके वहां पे नहीं जाऊंगा। और वो सरकार उस पैसे को कहाँ खर्च करती है, चाहे किसी दूसरे धर्म के अंदर खर्च करे, मैं क्यों दूं उसके लिए पैसा दे करके मैं नहीं गया। तो एक अलग अलग तरीके बने हुए हैं। मेरी यहाँ पे एक सुझाव और मैं आपके चैनल से देना चाहता हूँ। कुछ हमारे शोधकर्ताओं को ब्रिटिश पीरियड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर शोध करनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में भी ये हुआ है कि कई मंदिरों के खजाने जो हैं वो लूटे गए हैं। मैं अभी 1857 पे एक म्यूजियम बना रहा हूँ अंबाला के अंदर, तो उसके रिकॉर्ड्स तमाम देखते हुए मेरे सामने ये आया है कि कई मंदिरों को ब्रिटिश पीरियड के अंदर भी 1857 के बाद तोड़ा गया। और उड़ीसा का जो उत्तरी उड़ीसा का हिस्सा है, सुरेंद्र नायक और ये यहाँ पे 1857 में रहे भाई लोग, जिन्होंने उड़ीसा की जो जनजातियां हैं ट्राइबल्स के साथ में वहाँ पे काफ़ी भयंकर विद्रोह किए थे। और ये मत भूलिए कि जगन्नाथ जी जो हैं ये एक ट्राइबल, एक सम्मिश्रण है, जिसे आप कहेंगे ना कि वो जनजातीय हमारी जो संस्कृति है और जिसे आप दूसरी वैदिक संस्कृति कहते हैं, उनका एक सम्मिश्रण है ये जगन्नाथपुरी जी का जो मंदिर है। तो कुछ शोधकर्ताओं को मैं कहूँगा, अब सब कुछ हम तो नहीं कर सकते भाई, बुढ़े होंगे, तो कुछ शोधकर्ता जो हैं वो इसके अंदर कुछ शोध करनी और शुरू करें उसके ऊपर। और दूसरे जो पांडुलिपियां हैं इन मंदिरों के अंदर, बहुत सारे हमारे मंदिर हैं, एशियाटिक सोसाइटी पे ही हजारों पांडुलिपियां हमारे मंदिरों की वो पड़ी हुई हैं, वो पाम लीफ वाली जो हैं जिसे बोलते हैं, कई और भी है। हमारे इन मंदिरों को ही मैं कहूंगा कि आप इन पांडुलिपियों को पढ़वाने के लिए, इनमें क्या इतिहास लिखा है उसे जानने के लिए अपने खजाने में से ही कुछ पैसा उस पे खर्च कर दे, तो हमारा इतिहास हमारे सामने आएगा आज उन जगहों का। नहीं, लेकिन उसको बहुत से राज और सामने आएंगे निकल करके। उसको वहां के पंडित पुरोहित लोग तो पढ़ते ही होंगे निश्चित रूप से। ऐसा देखिए, सरकार प्रयास, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार नहीं प्रयास कर रही होगी, मुझे सरकार की क्या कर रही है उसकी पता नहीं है, लेकिन हर मंदिर, हर संस्थान अपनी तरफ से धर्म जागृति के लिए प्रयास कर रहा है। और जो भी है, चाहे किसी मंदिर में आप देखिएगा, पुरोहित जो वहां के होते हैं वो निश्चित रूप से जो भी वहां की चीजें हैं उसका अध्ययन करते हैं, वेद अध्ययन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां का अध्ययन नहीं किया जा रहा है, हर चीज का अध्ययन किया जा रहा है। हाँ। और अगर अध्ययन ना किया होता तो भाई इतने सारे रहस्य वहां से निकल करके आप सबको पता कैसे होता? अगर आज इतनी सारी संख्या में लोग जगन्नाथ यात्रा के अंतर्गत भाग ले रहे हैं, इट मींस कहीं ना कहीं वहां जो लिखा है, जो उसकी
पॉजिटिविटी है, जो उसका महत्व है, वो लोगों तक पहुंचाया गया है। तो हर चीज का बड़ा क्लियरली अध्ययन किया जा रहा है, उसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हाँ, बीच में कुछ समय रहा, अध्ययन गया, मैं ये नहीं कहूंगा। हमारा सनातन धर्म इतना विस्तृत धर्म था। सनातन धर्म जनरली एक पद्धति नहीं थी, सनातन धर्म पूजा पद्धति ही नहीं है। सनातन धर्म इस प्रकार की, जैसा हम वेदों पर चर्चा कर रहे थे कि हमारे वेदों का यदि अध्ययन किया जाए तो इस जीवन, कैसे ऋग्वेद की बात की जाए, ऋग्वेद का उपवेद है ना, वो आयुर्वेद है। तो मेडिकल का जितना सिस्टम है, जितना कुछ, चाहे ऑपरेशन से लेकर के, छोटे रोग से लेकर के, आप अगर महाभारत काल के युद्ध इत्यादि देखेंगे तो उसको बाण लगा है और रात में स्नेह लेप लगाया गया और अगले दिन युद्ध के लिए तैयार है। आज के ऐसी कहीं पर कुछ मौजूद है कि एक व्यक्ति को गोली लेगा और अगले दिन वो युद्ध के लिए तैयार हो, लड़ाई के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। सो वो सब चीजें वेदों के अंतर्गत निहित थी। उन वेदों का बीच में, चाहे वो मुगल शासन लेकर के देखा जाए या अंग्रेज शासन लेकर के देखा जाए, शायद उस प्रकार का अध्ययन नहीं हो पाया। लेकिन अब फिर से लोग जागृत हो रहे हैं, अध्ययन हो रहा है। इसीलिए मैंने कही कि बहुत सी नई चीजें धर्म के अलावा भी जो हमारे विज्ञान है वो इन पांडुलिपियों में से निकल के आएंगे। एक आखिरी सवाल, क्या क्योंकि अभी 46 साल बाद खजाना खोला है, क्या इसकी भी कोई समय सीमा होती है, कितने समय बाद खजाना खोला जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी कोई समय सीमा। हाँ, राज्य आप बता सकते हैं। 1955 एक एक्ट आया था जिसमें यह कहा गया था कि प्रति 3 वर्ष के अंतर्गत उस खजाने की काउंटिंग की जाएगी। ये हुआ था, नियम बना था। लेकिन और वो उसके हर मंदिर पे लागू होता है? देखो, हर मंदिर पे तो जनरली खजाने का मंदिर में मंथली भी काउंटिंग की जाती है, ऐसा नहीं है। जो जनरली मंदिर है उनके अंदर मंथली काउंटिंग की जाती है। बड़े, जैसे आज आप अयोध्या के राम मंदिर की बात करेंगे तो उसकी तो डेली काउंटिंग हो रही है। तो ऐसा हर मंदिर अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार, कोई उसकी मंथली काउंटिंग कर रहा है, कोई डेली काउंटिंग कर रहा है, वो उसके ऊपर, और कोई सालों तक इंतजार करता है। कोई सालों तक इंतजार। चलिए, फिलहाल आपको बता दें कि खजाना आज खुल गया है। हालांकि अभी फिलहाल वक्त लगेगा क्योंकि एएसआई अंदर उस जगह की मरम्मत करेगी जहां पर, और बक्सों को भी देखा जाएगा कि उनकी स्थिति क्या है, क्या वापस से खजाना उसी में रख के और तहखाने में रखा जाएगा या फिर नहीं, और उसके बाद ही इसकी गिनती की शुरुआत भी होगी। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ आए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते रहिए।